तो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुद्धा डीके। और आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके कुछ PYQ आज सॉल्व करने वाले हैं। PYQ की संख्या जो होने वाला है वो 20 होने वाला है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है PYQ का, टीचिंग एप्टीट्यूड का। और इसी कड़ी में अगर आपको हमारे क्लास से जुड़ना है तो आप हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पर हमको मैसेज करें या व्हाट्सएप करें। कॉल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कॉल करके परेशान ना करें। और इस पे आप मैसेज डाल सकते हैं। आपको इस पे PYQ यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज प्रत्येक यूनिट का हम दे सकते हैं। और ये हमारा पता है नौगछिया भागलपुर, जहाँ से कि हम आपको ये क्लासेस दे रहे हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें इधर उधर की बहुत होती है। तो सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो ये है कि नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन पहला क्या कह रहा है? स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं। स्वयं एक कहा जाए तो एक वेबसाइट है, एक कार्यक्रम है, एक चैनल भी कह सकते हैं आप, जो कि भारत सरकार के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। और भारत सरकार के जितने भी कहा जाए तो कोर्सेस है, सभी के सभी स्वयं पे, कहाँ पे आपको स्वयं पे मिलेगा। स्वयं पे आपको जितने भी कोर्सेस है वो सब के सब आपको स्वयं पे मिलेगा। वो सब के सब आपको स्वयं पे मिलेगा। और इसके बाद में ये इसका कहना है। दूसरा कथन है कि मुख्य केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। उपयुक्त कथन के अलावे में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। ठीक है, इसका कहना है कि स्वयं पाठ्यक्रम जो है वो टीवी पर प्रसारित किया जाता है, पहला। दूसरा कह रहा है कि मुख्य केवल अंग्रेजी में है। तो केवल ये अंग्रेजी में नहीं है, ये जो है केवल अंग्रेजी में नहीं है, बल्कि ये अलग अलग भाषाओं में है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं है, अलग अलग भाषाओं में है। तो इस कड़ी में हमारे हिसाब से जो इसका आंसर होगा, एक कथन सही है लेकिन कथन दूसरा बिल्कुल गलत है। स्वयं पाठ्यक्रम जो है वो टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जो कि बच्चों की मदद के लिए देखा जाता है। तो चलिए अब ऑप्शन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। एक कथन और 2 कथन दोनों सत्य तो है ही नहीं। दूसरा कह रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि दोनों असत्य नहीं है। हम देख रहे हैं कि एक सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरा क्या है? कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। बिल्कुल, कथन 1 जो है वो सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, अगला कह रहा है कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। तो इस कड़ी में ये और ये और ये, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका होगा सी। आंसर क्या होने वाला है आपका? सी होने वाला है। यहां से ये दिस इज योर करेक्ट आंसर इन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के तरफ हम चलते हैं, जिसमें से दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे। तो कैमरा मैन थोड़ा OBS चलाते तो ठीक रहता, हमको देखने में आसानी होता। आप अपना काम कर लीजिएगा। तो आनंद बैठा है सिस्टम पे और वो अपना काम कर रहा है हमारा क्लास छोड़ के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि ऐसे सक्षम को क्या कहा जाता है? सक्षम नहीं बल्कि यहाँ शिक्षण होगा, ये गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षण होगा। हाँ, तो ऐसे शिक्षण को क्या कहा जाता है जिसमें सभी बद्धता होगा, धैर्यों को चुनौतियों अनुदेश दिए जाते हैं और ये
आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान की जाती है, परंतु जब इसका मतलब होता है विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट स्वयं अपनी स्टूडेंट इन सभी को संभालने में सक्षम हो जाते हैं तब सहायता हटा दी जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, जहां तक मुझे विश्वास है, क्योंकि यूजीसी नेट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं होता है, बल्कि यूजीसी नेट के शब्दों को समझना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करता है, ऐसे ऐसे वर्ड, ऐसे ऐसे डिक्शनरी का प्रयोग करता है जो कि वो वर्ड आपको समझ में नहीं आता है। तो एक्चुअली उसकी शब्दों से ही खेलना और उसके शब्दों को, उस क्वेश्चन के लेवल को समझना, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? हाँ, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। यूजीसी नेट जून वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे पी/क्यू क्वेश्चन है और हम सिर्फ पी/क्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व कराएंगे। तो इसमें से कहना है पहला कि पश्चगामी शिक्षण, इसको सब जगह शिक्षण शिक्षण शिक्षण, ठीक है, हो गया, इसमें भी शिक्षण होगा, शिक्षण। हाँ, पश्चगामी शिक्षण तो ये नहीं होगा, पश्चगामी शिक्षण नहीं होता है। अनुकूलनात्मक शिक्षण ये भी नहीं होगा। सक्रिय शिक्षण या समस्या परक शिक्षण, तो समस्या परक शिक्षण भी नहीं होगा, बल्कि सक्रिय शिक्षण होगा, जिसको एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। इंग्लिश में इसको एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। एक्टिव लर्निंग, इसको इंग्लिश में एक्टिव लर्निंग कहा जाता है। एक्टिव लर्निंग का तात्पर्य है कि आप उसमें से एक्टिव होके पढ़ते हैं, कहने का मतलब है आप ढंग से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सक्रिय शिक्षण। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सक्रिय शिक्षण। क्या होगा इसका आंसर? सक्रिय शिक्षण होगा दूसरा का। तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सभी विद्यार्थी के प्रदर्शन की, सभी विद्यार्थी, किसी भी विद्यार्थी के प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से तुलना करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को समझिए कि कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पूर्व जो प्रदर्शन किया गया, उसके पूर्व यानी कि उससे पहले, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई स्टूडेंट 3 में है और 3 के जो वो प्रक्रिया क्या है, जो प्रदर्शन क्या है, उसकी तुलना को किस हिसाब से बताया जाता है, किस हिसाब से प्रदर्शन किया जाता है, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को समझिए, किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन मतलब वो जो क्या है अगले क्लास में, प्रदर्शन की उसके पूर्व प्रदर्शन से, प्रदर्शन जो कर रहा है उसके पहले के प्रदर्शन से जो तुलना करने की प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया? क्वेश्चन को समझिए, पूरा मत समझिए, ये 3 पॉइंटों में क्वेश्चन आपका है, मात्र में 3 पॉइंट। पहला प्रदर्शन, दूसरा पूर्व प्रदर्शन, और पहले प्रदर्शन से पूर्व प्रदर्शन की तुलना करना है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन को हम देखते हैं जिसमें से कहा जाता है दैनात्मिक मूल्यांकन, तो बिल्कुल मैंने दैनात्मिक मूल्यांकन नहीं होगा, तो क्या होगा? समाकलनात्मक आकलन नहीं होगा, स्वमानक आकलन, औपचारिक आकलन ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये भी आपका क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जून 2023 में पूछा गया है। तो ये क्या होगा? इसका होगा स्वमानक आकलन। स्वमानक आकलन, स्वमानक आकलन का मतलब क्या होता है कि जो प्रदर्शन पहले किया गया है उस प्रदर्शन को बाद में जो उस प्रदर्शन को मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, उसको स्वमानक आकलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उसको स्वमानक आकलन कहा जाता है। चलिए हम पेन चेंज कर लें, क्योंकि देख रहे हैं पेन दिख नहीं रहा है, ये शायद दिख सकता है, नहीं हुआ चेंज। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
जिसके बारे में अभी हम पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन में भी हम इसके बारे में पढ़ लिए हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ये 2022 में अक्टूबर में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 2022 में अक्टूबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें से कहा जा रहा है कि मोक्ष जो है, ठीक है, मोक्ष एक चार चतुरार्थीय प्रारूप में से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों और पाठ्यक्रम समन्वय के बीच नियोजितता क्रम को सुगम बनाता है। कहने का मतलब है कि मुख्य जो है, ठीक है, इसको हम आसान शब्दों में बताते क्वेश्चन को, कि मुख्य जो है वो विद्यार्थियों के बीच, ठीक है, कौन से पाठ्यक्रम किसके माध्यम से वो सुगम बनाता है। कहने का तात्पर्य है ये है कि वो सरल बनाता है। किस माध्यम से सरल बनाता है? क्या वीडियो के माध्यम से सरल बनाता है? तो वीडियो के माध्यम से सरल बनाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, वीडियो के माध्यम से तो सरल बनाता नहीं है। तो क्या पाठ्य सामग्री के माध्यम से? बिल्कुल भी नहीं। मूल्यांकन तो ये करता नहीं है। तो बचा क्या आपका बचा क्या? आपका इसमें से बच रहा है डी, परिचार्य मंच। परिचार्य मंच का तात्पर्य होता है, परिचार्य मंच का तात्पर्य क्या होता है कि बातचीत, डिस्कशन। मुक जो है एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे कि आप अपने बातों को रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को रख सकते हैं। ये एक ऐसा मंच देता है जहाँ पे आप अपनी समस्या को रख सकते हैं, इसलिए इसका परिचार्य मंच। आप चर्चा कर सकते हैं, वहाँ पे आप बातें कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मुक जो है वो वन साइडेड लर्निंग नहीं होता, बल्कि वो टू साइडेड लर्निंग होता है। कहने का तात्पर्य है कि आप ऑनलाइन क्लास जो करते हैं, ठीक है, तो वो टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, ना कि वन वे कम्युनिकेशन। इसी कड़ी में हम कम्युनिकेशन के भी PYQ को देखेंगे, जिसमें से आपका 5 नंबर का कम्युनिकेशन भी रहता है, जिसको हिंदी में संचारीय संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन से रिलेटेड सवाल है, इसलिए हम थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा किए हैं कि कम्युनिकेशन एक वन वे कम्युनिकेशन होता है और एक टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो वन वे में क्या होता है कि आप सिर्फ अपनी बातों को रखते हैं, टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप भी अपने बातों को रखते हैं और सामने वाला जो लिसनर है वो भी अपनी बातों को रखता है। तो चलिए इसी कड़ी में इसका आंसर क्या होगा? परिचार्य मंच। क्या होगा इसका? परिचार्य मंच होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं। निम्नलिखित, थोड़ा सा ये हमारे जो आनंद जी है सिस्टम पे, ये थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक हो गया है शब्द लिखने में, तो आगे से ये PDF ध्यान से हम रीड करेंगे और कोशिश करेंगे शब्दों का प्रॉपर शुद्धता हो, ठीक है। तो इसमें से क्या कहा जा रहा है? इसमें से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कसबद्ध, ये क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ पे सही टाइप में से परिवादता या विचार होगा, बचार लिख दिया है, विचार गोष्ठी को संबंधित होता है, संबंधित करके देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम इसको निम्नलिखित में से, ठीक है, परिवाद या विचार गोष्ठी, मतलब विचार गोष्ठी या परिवाद क्या होता है, इसको आपको हम समझा सकते हैं। विचार गोष्ठी का मतलब होता है समूह, गोष्ठ, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप में परिवाद का मतलब होता है बातचीत करना। यहाँ पे इन वर्ड को आप समझें कि इसका मतलब क्या आता है। अगर आप UGC के क्वेश्चन के शब्दों को सरल करने के लिए सीख जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए सीख जाते हैं, तो क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि परिवाद या विचार गोष्ठी को संबंधित करके देखा जा सकता है, किसके? आविष्कार
ई तो बद्ध नहीं बल्कि विधि 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 ये होगा। ठीक है, तो आविष्कार विधि पहला, दूसरा परिचार्य विधि, ये है क्या बोल रहा है, आविष्कार विधि, परिचार्य विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आविष्कार विधि तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि परिचार्य जब होता है मतलब चर्चा जब होता है तो चर्चा में आविष्कार थोड़ी ना होता है, आविष्कार चर्चा में कोई आविष्कार नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन भी नहीं होता है। ठीक है, व्याख्यान भी नहीं होता है, तो भी क्या होता है, परिचार्य विधि, परिचर्चा होता है, मतलब वहां पे बातचीत होता है। क्या होता है वहां पे, बातचीत किया जाता है, परिचर्चा किया जाता है, जिसमें लिखा परिवाद या विचार गोष्ठी। पहले ही बताएं, जब कुछ ग्रुप के लोग आपस में बैठ के क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, वो परिचर्चा करते हैं। कहने का मतलब है वो क्या करते हैं, वो परिचर्चा करते हैं। क्या करते हैं, वो परिचर्चा करते हैं, मतलब आपस में बातचीत करते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा आपका परिचर्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकलनों को अभिकल्पित करते समय परिणाम आधारित OBE के अनुसार अध्यापक को निम्नलिखित में से किसके अध्ययन केंद्रित करना चाहिए, किस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित आकलनों को अवकल्पित करने के लिए। क्वेश्चन को समझिए, फंस कहाँ रहे हैं आप फंस सकते हैं आधारित में, आप फंस सकते हैं अभिकल्पित में, आप फंस सकते हैं ध्यान केंद्रित में। इन सारे चीजों पे जहां पे क्वेश्चन पे आप फंसने की संभावना है उसको अंडरलाइन कीजिए और उसके सरल शब्द को ढूंढने का प्रयास कीजिए। क्या कहिए, सरल शब्दों को ढूंढने का प्रयास कीजिए और उसके बाद में फिर आप इसको सरल करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को, पाठ्य सामग्री बिल्कुल भी नहीं, गतिवाद्य ये भी नहीं, पूर्व अपेक्षाएं ये भी नहीं, अधिगम परिमाण। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका होगा अधिगम परिमाण। क्या होगा इसका आंसर, अधिगम परिमाण। क्या होगा इसका आंसर, अधिगम परिमाण। नेक्स्ट, परंपरागत। परंपरागत का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। हाँ, ये तो सब समझ सकता है और इसमें से कुछ ऐसा वर्ड नहीं है जो कि समझने लायक नहीं है, और तो सब समझ ही सकते हैं पढ़ के, इसमें कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, परंपरागत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस। ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस जो चीजें होता है उसको परंपरागत कहते हैं, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसी को परंपरागत कहते हैं। ऑफलाइन अध्यापन के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, परंपरागत, हाँ, ऑफलाइन, मतलब इस क्वेश्चन को समझिए कि जो क्लास में जो शिक्षक होते हैं वो इन सभी में से कौन सी चीजों का प्रयोग करते हैं पढ़ाने के लिए। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा।
लेकिन इसमें थोड़ा सा वैसे वर्ड का प्रयोग किया गया है जो कि समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा, जो कि आपको समझने में 100% दिक्कत हुआ होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो शिक्षक होते हैं वे अपने क्लासरूम में कौन सी चीज़ों का, कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं। क्या प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं? प्रोजेक्टर का ऑफलाइन में बिल्कुल भी नहीं, ऑफलाइन में प्रोजेक्टर जैसा कोई ज़रूरत ही नहीं प्रोजेक्टर का यूज करने का। तो फिर क्या प्रोजेक्टर भी यूज नहीं करते, तो क्या यूज करते हैं? पावर पॉइंट, पीपीटी। इसका क्या मतलब है? ऑफलाइन में तो पीपीटी से कोनो लेना देना नहीं है, ऑनलाइन में ये सब चीजें चलता है। भौतिक प्रतिरूप, भौतिक प्रतिरूप बिल्कुल, LMS इसका भी नहीं। तो ऑफलाइन क्लास जो होता है, क्लासरूम जो होता है, ठीक है, जहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं, तो वो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? अपने कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? भौतिक प्रतिरूप। कहने का मतलब है डस्टर का प्रयोग करते हैं, चॉक का प्रयोग करते हैं, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और ये सब चीज़ें किस में आते हैं? आपका भौतिक प्रतिरूप में आते हैं। ठीक है, ना कि ऑफलाइन क्लासेस में लोग मॉनिटर का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, पीपीटी का यूज करते हैं, पावर पॉइंट का यूज करते हैं, पीडीएफ का यूज करते हैं, डिजिटल बोर्ड का यूज करते हैं। क्या इन सारी चीज़ों का यूज होता है ऑफलाइन क्लास में? ऑफलाइन जो क्लासेस होता है, क्या उसमें से इस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी कड़ी में इसका आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक प्रतिरूप। और ये भी क्वेश्चन आपका 2201, ऐसा नहीं है, ये 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है जो कि आपका यूजीसी नेट अक्टूबर वाला में पूछा गया था, टीचिंग एप्टीट्यूड से। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। पूर्व स्नातक विषयों के लिए MOOC, वही मॉक MOOC, ठीक है, को विकसित करने के काम निम्न लिखित में से किस राष्ट्रीय संयोजक को दिया गया है? मुख जो है, मुख का विकास के लिए कौन से ऐसे राष्ट्रीय संयोजक है जिसको किसका विकास की जिम्मेदारी दिया गया है, इसको डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? वो कौन है? क्या वो IIM बेंगलोर है, या फिर IIM बेंगलोर है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसको दिया गया है, या फिर शैक्षिक संचार संकाय जिसको CEC कहते हैं, क्या उसको दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्ति विश्वविद्यालय इग्नू को दिया गया है। किसको दिया गया है? किसका? मूक का विकास के लिए, मूक का डेवलप के लिए किसको दिया गया है? तो इसमें से जो है आंसर जो आपका होगा वो ये होगा, शैक्षणिक संचार संकाय CEC। ठीक है, किसको दिया गया है? CEC को दिया गया है। किसका विकास के लिए? तो अभी हम पढ़ें MOOC, मोक्स, जो कि हम पहले भी बता दिए हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में ये वाला टॉपिक जो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको और स्वयं वाला टॉपिक को अवश्य पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उससे कई सारा क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया है? 2021 में पूछा गया है। कब? यूजीसी नेट अक्टूबर वाले में। इससे पहले भी मुख्य से रिलेटेड अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे भी पहले इस तरह के कहा जाए तो अभी तक 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। अब मात्र में 20 क्वेश्चन में हम मात्र में 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ऑनलाइन समुदायों में भागीदारी करने वाले व्यक्ति अज्ञात, ठीक है, अज्ञात, आगे क्या कह रहा है? रह सकते हैं और विकल्प मुखवट काल्पनिक व्यक्तित्व बना सकते हैं।
इस अज्ञात का नैतिक सरोकार, ठीक, सरोकार यह है कि यह क्या क्या है। अब इस क्वेश्चन को समझिए। ऑनलाइन समुदाय जो है, कहने का मतलब ऑनलाइन जो सेटअप्स है, उस ऑनलाइन सेटअप में से, ठीक है, जो व्यक्ति है वो अपना परिचय छुपा सकता है, बिल्कुल छुपा सकता है। यही तो ये कह रहा है, भागीदारी, ठीक है, भागीदारी है ना दिया हुआ, तो वो छुपा सकता है अपना भागीदारी को, वो अपना भागीदारी को छिपा सकता है। वो अज्ञात रह सकता है, मतलब अपनी जानकारी नहीं दे सकता है, अपना परिचय नहीं दे सकता है। और क्या कह रहा है, नैतिक सरोकार, ठीक है, वैकल्पिक, हाँ बिल्कुल वैकल्पिक वो बन सकता है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को हम आसान शब्दों में आपको समझाते हैं कि हम किसी दूसरे के नाम से, किसी दूसरे के फोटो से हम कोई भी आईडी बना के ऑनलाइन पे चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। वो हम अपना परिचय, अपना पहचान छुपा सकते हैं, ये हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, हाँ, नैतिक सरोकार यह कैसे हो सकता है, यह क्या है, इसी के बारे में संबंधित नीचे विकल्प दिए गए हैं। वह विकल्प कुछ इस प्रकार से है। थोड़ा सा पानी पी लें। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कर रहा है, नैतिक व्यवहार में संलग्नता को सुगम बनाना। जो नैतिक व्यवहार है, नैतिक का मतलब क्या होता है, नैतिक का मतलब मोरल होता है। मोरल का मतलब, और इसको आसान से अगर हम समझे तो आपके खुद के विचार, आपकी ईमानदारी, ठीक है, आपकी हॉनेस्टी, उसको नैतिकता कहते हैं ना उसको नैतिकता। कि नैतिकता और भी आसानी से हम अगर बताएं तो नैतिकता आपको ये कहता है कि कोई अगर भूखे है, तड़प रहा है, तो आपका नैतिकता, आपका मॉरल उस जगह पे कहता है कि आपके पास अगर अवेलेबल भोजन हो तो आप उसे खिलाएं। यह आपका नैतिकता कहता है। अगर आपका नैतिकता ये कहता है कि अगर कोई कहीं मुसीबत में है तो उसे मदद करनी चाहिए, ये नैतिकता है। आपका नैतिकता क्या कहता है, आपका नैतिकता कहता है कि आप बड़ों का रिस्पेक्ट करें, छोटों को प्यार दें, ये नैतिकता कहते हैं, जो कि हमें हमारे फैमिली, हमारे गार्जियन, हमारे मम्मी पापा से हमें मिलता है। तो ये नैतिकता होता है। व्यवहार तो सबको पता है, इसमें तो कोई कहीं कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विचारों की मुक्ति अभिव्यक्ति का संदर्भ करता है, ठीक है। सरकार को समुदायों की पृष्ठभूमि की जांच करने में सम बनाता है। व्यापार बाजार शोध का सरलीकरण करता है, नहीं। तो इसका सबसे आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 9 का ए। क्या ऑनलाइन समुदाय अपना भागीदारी छिपाता है, काल्पनिक बनाता है, अज्ञात सरोकार का मंच करता है। तो किस लिए, नैतिक व्यवहारों में संकल्पना को सुगम बनाने के लिए, जो उसके नैतिक व्यवहार है उसको सुगम बनाने के लिए वो अपने विचारों को छुपाता है। और ये भी आपका क्वेश्चन कब का है, ये आपका क्वेश्चन है 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें से कहा जा रहा है किसने कहा था, जिसमें से इसे हमारे विद्वान पुरुष के नाम दिए गए हैं। किसने कहा था, शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा हो गया। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान संपूर्ण का प्रतीकरण है, ठीक है। और इसको हम आसान से कहते हैं कि कौन वैसे महापुरुष थे जिसने ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर इसी चीज को इसको हटा के विद्यमान रहते हैं कर देता तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो जाता, लेकिन नहीं भाई साहब, ये यूजीसी है, यूजीसी। और यूजीसी ये नहीं कहता कि आप रट लें प्रश्नों को और आज आप आके टिक मार दें, नहीं। यूजीसी कहता है आप कॉन्सेप्ट लाइए, क्योंकि आप रिसर्चर होने वाले हैं, आप प्रोफेसर बनिएगा। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, जब तक आप शब्दों के जाल को नहीं समझिएगा, तब तक भाई साहब उसको प्रणाम कर लीजिए, मुश्किल है, ठीक है। तो यही वो शब्द का जाल है जो कि प्रश्नों को पेचीदा बनाता है, ठीक है।
तो हम इसको कितना आसान से एक्सप्लेन किए कि किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान रहता है। छोड़िए ये पूर्ण संपूर्ण ये क्या कह रहा है, नहीं, आप क्वेश्चन को अपने हिसाब से सजाइए, ठीक है। तो चलिए इसी में से पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है एस.के. गांधी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद और श्री आर बंद। तो इसका आंसर होगा M.के. गांधी। इसका आंसर क्या होगा? M.के. गांधी, जिसने कहा था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, ठीक है, बस उसको निखारने की जरूरत रहता है, उसको बताने की जरूरत रहता है, उसको सही जगह पे यूज करने का जरूरत रहता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS, अधिगम प्रबंधन प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में से कौन सही है? अधिगम प्रबंधन प्रणाली जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसका इंग्लिश में कहा जाता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में से कौन सही है? तो देखते हैं कौन सही है। इसमें से 5 ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और उसमें से सही जो होगा उस पर चिन्ह करना है। पहला, LMS एक सॉफ्टवेयर है, तो ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है। दूसरा, LMS का उपयोग आभासी अध्यापक छात्र समूहों के लिए क्या जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। LMS एक हार्डवेयर है, बिल्कुल। LMS का उपयोग ऑनलाइन क्विज प्रश्नोत्तर के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद में क्या है, ये तीसरा था ना, 1 2 3, ठीक है। LMS का उपयोग संस्थानीय वेबसाइट बनाने के लिए किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, ये नहीं किए जा सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर आपका निकल के आ रहा है क्या? दूसरा, तीसरा और चौथा, ये हुआ आपके आंसर। तो देखिए इसमें से कही है केवल 1 2 5 नहीं होगा, दूसरा 2 3 4 तो बिल्कुल सही आंसर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित, ये आनंद टाइपराइटर है जो कि सब जगह गलती किया हुआ है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक केंद्रित विधिबद्ध, यहाँ पे लिखा हुआ है विधि है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक, ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधि है, ठीक है, जिसको आप टीचर सेंटर इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीचर सेंटर कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में टीचर सेंटर। तो चलिए क्या है? समस्या समाधान, बिल्कुल भी नहीं, समस्या समाधान बिल्कुल भी नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होता नहीं है टीचर सेंटर में। परिप्रेक्ष्यता का अधिगम, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम का मतलब समझिए आप, टीचिंग होता है, लर्निंग होता है, इस वर्ड को आप याद रखिए दिमाग में, क्योंकि अधिगम आपको पूरे टीचिंग इंस्टीट्यूट में बार बार देखने के लिए मिल सकता है। परिचार्य विधि नहीं होगा, परिचार्य विधि भी नहीं होगा, समस्या सॉल्विंग भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो क्या होगा? निर्देशन विधि। टीचर सेंटर जो होता है वो क्या होता है? निर्देशन विधि होता है। क्या होता है वो? निर्देशन विधि। निर्देशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, निर्देश देना, सलाह देना, डायरेक्शन देना। टीचर सेंटर की बात कर रहे हैं, तो टीचर जो होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो स्टूडेंट को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। मतलब
सलाह देते हैं। क्या देते हैं? सलाह देते हैं, बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं, कैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ठीक है, तो इसी विधि में इसका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा निर्देशन विधि। और ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पाठ्य 4 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पाठ्यचार्य। ठीक है, पाठ्य 4 का मतलब सामग्री। ठीक है ना, आपके जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि इसके बारे में क्या और कौन सा सही है। इसमें भी सेम चीज़ें हैं और सेम प्रोसेस है। जैसा कभी ये यूजीसी नेट एक्चुअली 3 से 4 टाइप के प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है, उसी कड़ी में से ये भी है एक। तो चलिए देखते हैं। पहला है पाठ्यचार को नियमित रूप से अशोधित क्या जाना चाहिए? अशोधित का मतलब होता है शोध। ठीक है, रिसर्च। ठीक है ना, ये वर्ड में थोड़ा सा मिस्टेकिंग है। ठीक है, ये वर्ड सही से था, यही वर्ड फंसने वाला है। ठीक है, तो पहला ये होगा। उसके बाद में क्या होगा? पाठ्यचार में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होना चाहिए। जो आपके पाठ्यचार जो होगा, जो आपका सिलेबस होगा, क्या उसमें सिर्फ सैद्धांतिक बातें ही होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। सैद्धांतिक बातें क्यों? आलोचनात्मक भी होनी चाहिए, सही भी होनी चाहिए, जो रियलिटी है वो होनी चाहिए। तो ये नहीं होगा। ठीक है, सैद्धांतिक बातें सिर्फ सिलेबस में नहीं होता है। जो आपका सिलेबस होता है, जैसे 10, 12, 1, 2, 3 जो सिलेबस होता है वो मिक्स रहता है सभी चीज़ें। तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्या बोल रहा है? पाठ्यचार को देश की संवैधानिक अनिवार्यता में से निगमित किया जाना चाहिए। हाँ भाई साहब, बिल्कुल। हमारे देश के जो संविधान है उसी के अकॉर्डिंग तो सब सिलेबस बनता है। कहने का मतलब उसी के अकॉर्डिंग नहीं, कहने का मतलब है उसी के हिसाब से सिलेबस बनता है। कई सारी चीज़ों का, संस्कृति, सभ्यता, शब्द, धर्म, जाति, लिंग, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है सिलेबस बनाने के टाइम। कि ऐसा सिलेबस ना बना दिया जाए जो कि किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी लिंग विशेष को उस सिलेबस में दिए गए जो कंटेंट है उससे आहत हो, या ऐसा लगे कि उसकी बुराई हो रहा। ऐसा चीज़ें नहीं होता, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा बिल्कुल भी सही। उसके बाद में पाठ्यचार को उपयोग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। जी हाँ, कोई भी जब पाठ्यक्रम या सिलेबस बनाया जाता है तो समाज की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। और उद्योग मतलब उसको पढ़ने के बाद अगर लोग विकसित ही ना हो, समाज को सही से चलाने के लायक ही ना हो, कुछ वो कर ही ना सके, तो वैसा सिलेबस का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। हमको रहना है इंडिया में और हमको हिस्ट्री पढ़ाया जाए ब्रिटेन का, अमेरिका का, या मान लिया जाए कि हमको पॉलिटिकल पढ़ना है, हमको संविधान का ज़रूरत है इंडिया का, हमको पढ़ाया जाए पाकिस्तान का। क्या मतलब है उसका? उस सिलेबस का कोई मतलब नहीं बनता है ना। हमको ज़रूरत है, हम है 1 क्लास में और हमको पढ़ाए मास्टर आके 10वां का, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है उसका। तो कोई भी जब पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो वो इन सारी चीज़ों को, सामाजिक आवश्यकताओं को, उपयोग को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। पाठ्यचार शिक्षक केंद्रित होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। टीचर के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं बनता है, ये बनता है स्टूडेंट के अनुसार कि स्टूडेंट को कैसा पाठ्यक्रम दिया जाए जो कि वो सुलभ हो। तो चलिए इसी कड़ी में मेरा आंसर क्या बन रहा है? 1 और 2 तो नहीं, 3 और 4। तो 1, 2, 3, 4 है कहीं पे, ABC, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से आंसर आपका क्या होगा? केवल 1, 3 और 4, ये हुआ आपका आंसर। और इस टाइप के प्रश्न अगर आपको आता है, इस टाइप के प्रश्नों को इसी हिसाब से सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, ना कि आप इसके हिसाब से सॉल्व करें, तब आप फंस जाइएगा। चलिए, ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से बताया जा रहा है कि निम्नलिखित, फिर लिखित में गायब है, निम्नलिखित में से परीक्षण के, परीक्षण समझ रहे हैं ये वर्ड, रिसर्च, खोज, ठीक है, परीक्षण के सामान्य मापदंड कौन कौन से हैं। मतलब यहां पे इस वर्ड को आप रिसर्च या शोध से समझ सकते हैं कि शोध के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं, क्या क्या उसमें से मापदंड होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या मापदंड होते हैं चलिए देखते हैं। पहला, प्रशासनिक स्थिति, बिल्कुल। उच्च कोटि कौशल प्रश्न, हाँ होना चाहिए। ठीक है, उच्च कोटि के चिंतन नहीं चिंतन होना चाहिए यहां पे, चिंतन कौशल के लिए सभी प्रश्न होने चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, उच्च कोटि के चिंतन प्रश्न के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समय सीमा, हाँ बिल्कुल भाई साहब, रिसर्च के लिए तो समय सीमा फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च अगर करना है तो 20 साल तक कर रहे हैं। पीएचडी के लिए समय सीमा निर्धारित होता है ना, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1 साल में आपको प्री पीएचडी का सर्टिफिकेट 1.5 साल में करना है, 3 साल से लेके 5 साल तक में आपको अपना जो थीसिस होते हैं वो सबमिट करना होता है, अन्यथा आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है। तो समय सीमा तो होता है। ठीक है, अगला आपका क्या है, प्रश्नों की प्रकृति। हाँ, आपको किस टाइप के प्रश्न होने चाहिए, उसकी प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप को कैसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वो होता है। अंक आवंटन, अंक तो मिलता ही है, पूरा खेला तो अंक भी ही होता है रिसर्च का। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप शोध करते हैं तो शोध के मापदंड के लिए, ठीक है, आप अगर रिसर्च करते हैं तो उसका मापदंड क्या है, पहला है प्रशासनिक स्थिति होना चाहिए, 1। ठीक है, 3 समय सीमा तो होना ही चाहिए, प्रश्नों की प्रकृति होना ही चाहिए, और अंक आवंटन ये तो होना ही चाहिए। तो इसी कड़ी में आपका आंसर है 1 3 4 कहीं होगा, 1 3 4 5, हाँ बिल्कुल डी आपका आंसर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीजें इस प्रश्न को करने के साथ साथ आप एक साथ में कई सारे प्रश्नों को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीजों को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। अब तो इसमें समस्या है, समस्या यह है कि इसका सिर्फ प्रश्न यहाँ है और इसका आंसर जो मिलाने वाला है दूसरा पेज में है, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी हम इसको मिलाने का कोशिश करते हैं। पहला क्या है आपका, सूची, चित्र लिखा है, चित्र होगा, चित्र नहीं चित्र, माइंड मैप। ठीक है, चित्र। दूसरा है गेमीफैक्शन, उपेक्ष पथ, आईसीटी आधारित सक्षण नहीं शिक्षण पद्धति। ठीक है, ये है ABCD, और इधर है 1 2 3 4। शिक्षण की व्याख्या के पूर्व विद्यार्थी को पाठ्य के अवशेषण की अनुमति देना चाहिए। तो कौन देता है, गेम फिक्सिंग। इसका मिलाएंगे अगला, इसमें हम पढ़ लेते हैं। प्रतीयमान वास्तविक वक्ता जो बोलने वाला होता है, स्व शिक्षा उपकरण का उपयोग के प्रश्नोत्तर क्विज के उपकरण का द्वारा। इसका हम यहां से देखते हैं, ये रहा यहां पे इसके प्रश्न, और इसको मिलाना है। ठीक है, तो ये वाला कैसे मिलता है वो हम देख लें एक बार। एक में रहता तो शायद आसान होता। ये यहां पे होगा आपका ये आंसर। इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा क्योंकि अलग अलग पेज है। ठीक है, तो आंसर आपका इसका होगा सी। आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। मूल्यांकन व्यवस्थाओं की प्रतिक्रिया के आकलन में निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। सब जगह स्पेलिंग गलत है। ठीक है, सही क्रम में लिखना है।
फिर सेम उसी टाइप के क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन आपके 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से क्या दे रहा है आपका? पहला मापन उपकरणों का विकास और उपयोग होगा। मूल्यांकन में जो मापदंड होता है, मूल्यांकन का मतलब मापदंड होता है, मतलब रिजल्ट देना होता है। कोई भी प्रश्नों को अगर आप जांचते हैं उसी को मूल्यांकन कहते हैं। जो आपका रिजल्ट आता है वही मूल्यांकन है। ठीक है, तो मापदंड। दूसरा क्या है? डेटा का उपयोग। हाँ भाई साहब, डेटा का तो उपयोग होता है। उसके बाद अगला क्या है आपका? अगला है आपका उद्देश्य और निष्कर्ष। उद्देश्य तो है ही, कोई भी एग्जाम जब देता है उसका उद्देश्य होता है कि हमको भाई पास करना है, हमको अच्छा नंबर लाना है। निष्कर्ष ये आता है कि निष्कर्ष उसका रिजल्ट आता है, यही उसका निष्कर्ष है। और क्या है? और है आपका इसमें से निर्णय की प्रतिपादन और उच्चतम कार्यवाही करना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसी कड़ी में आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही क्रम में सजाएं। ठीक है, तो सही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? तीसरा नंबर। सबसे पहला उद्देश्य होता है किसी का। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? उद्देश्य के बाद में उसका विकास होता है। ठीक, और उसके बाद में क्या आता है? डेटा आता है। दूसरा नंबर में इसका डेटा आता है। और फिर चौथा में निर्णय। हाँ, ये उसका ये हुआ उसका सही क्रम। पहला तो उद्देश्य होता है किसी भी चीजों का। दूसरा क्या होता है? उसका मापदंड किया जाता है उसका विकास के लिए। दूसरा क्या होता है? डेटा निकलता है। एक आप जो एग्जाम देते हैं उससे एक डेटा आता है, आपका फैक्ट आता है। और चौथा क्या आता है? कोई भी निर्णय लिया जाता है। तो इसी कड़ी में इसका आंसर क्या होगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल, आपका आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से, अब तो हमको पढ़ने का भी आदत हो गया, इस तरह का वर्ड जब आता है हमारे टाइपराइटर महोदय के द्वारा, लिखने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि हम समझ जानते हैं वो निम्नलिखित ही है। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो से इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किस शिक्षार्थी केंद्रित स्टूडेंट सेंटर, इसको कहते हैं स्टूडेंट सेंटर, विधियों में से, ये क्या है पता नहीं, के सक्षम चुनौती प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका स्व अधिगम होता है, या सक्रिय अधिगम होता है, या फिर आपका आगमनात्मक शिक्षण और अधिगम होता है, या सहयोगी अधिगम होता है। अधिगम का मतलब पढ़ना होता है, जिसको टीचिंग कहते हैं, जिसको आप टीचिंग कहते हैं। ठीक है, अधिगम का मतलब पढ़ना होता है। तो इसमें से क्या आता है? स्टूडेंट सेंटर जो होता है वो अपने आप, ठीक है, अधिगणात्मक शिक्षण और अधिगम होता है। अधिगणात्मक का मतलब क्या होता है भाई साहब? इसमें से कहा जा रहा है कि शिक्षक सेंटर जो होता है, विद्यार्थी सेंटर जो होता है, स्टूडेंट सेंटर जो विधि जो होता है, इसमें से क्या होता है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। ठीक है, ना कि टीचर करते हैं। और ये किस में आता है? ये आपका आता है जब बच्चा 10 में या 11-12 में जाता है, तो बच्चा खुद डिसाइड करता है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर सिलेबस होता है। और टीचर सेंटर में क्या आता है कि बच्चे के पास सिलेबस तो होता है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करता। टीचर आया, ठीक है, नर्सरी वाला LKG UKG वाले बच्चे को पढ़ाना है, एक लाठी लिया, 4 लाठी मार दिया और उसको वो रटवा के चला गया, ABCD रटवा के चला गया, बस ये होता है टीचर सेंटर। लेकिन स्टूडेंट सेंटर में है कि टीचर आएगा तो उसके मर्जी के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, आपके मर्जी के हिसाब से टीचर को पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब आप सीनियर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं।
कहें तो एक शब्दों में आप जवान हो गए हैं। आपके अगर मर्जी होगा तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आप भाग जाइएगा। आपको जबरदस्ती अब टीचर नहीं पढ़ा सकता है। तो ये होता है आपके स्टूडेंट सेंटर में, और ये भी आपका प्रश्न 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम चलते हैं। इसमें भी अच्छा चलिए, इसमें तो एक काम क्या है कि इसमें आधा आया है, शायद इसमें हम बना सकते हैं। पूरे है गुड। तो इसमें हम बना सकते हैं और आपको समझा भी सकते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन। सत्य, ठीक है, सत्यनिष्ठा, समूह कार्य, अनुशासन, सकारात्मकता, यह है आपका एम है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है ये हम बता देते हैं आपको। बी ये हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे बनाना है इस चीज़ों को समझिए। ये हम ले लिए ए बी सी डी सब ठो। अब इसको बनाने का तरीका है कि सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा किस में मिलेगा? तो सही कार्य करने के लिए। तो सही कार्य मतलब ये हो गया तीसरा। समूह कार्य। समूह कार्य किस में मिलेगा? पारस्परिक सहायता और सहयोग में समूह कार्य होता है। कितना नंबर है? 4 नंबर है आपका। उसके बाद में ये हो गया आपका, ये हो गया अनुशासन। अनुशासन किस में आता है भाई साहब? अनुशासन की अगर बात करें समर्पण और अथक परिश्रम से अनुशासन आता है। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो अनुशासन भी हो गया। डी नंबर बचा है सकारात्मकता। क्या बचा है? सकारात्मकता। और एक कोनो बचले होगा अभी। हाँ, एक अच्छी अभिवृत्ति रखना। ये देखिए आपका ये आंसर हो गया। अब आप इसमें से ए बी सी डी में देखिए खोज के 3 4 2 1 है कहीं पे, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। 3 4 2 1 ये है आपका। 3 4 2 1 3 4 2 1 नहीं है। तो ये है इस टाइप के सूची वाला जब भी प्रश्न आए ना, तो आप सूची वाला प्रश्नों को इस हिसाब से सॉल्व करें, आसान होगा। ना कि इसको ऐसे ऐसे गोजा गोजी ना करें। देखिए कुछ बच्चे क्या है कि उसको इस तरह से बनाते हैं, उसका भी आपको बता दें कि कैसे बनाते हैं। अब लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, इसको ए को ऐसे मिलाएंगे, फिर बी को किस में मिलाया है? बी को फिर 4 में मिलाया है, फिर सी को 2 में मिलाया है, फिर इसको ऐसे ऐसे बनाने का तरीका आपका बिल्कुल भी क्या है? यह आपका तरीका बिल्कुल भी गलत है। ऐसे आप बिल्कुल भी ना बनाएं। ऐसे बनाने के बाद आप कभी भी सटीक प्रश्नों के सटीक आंसर की ओर नहीं पहुंच पाइएगा। आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या होनी चाहिए बनाने का? ये होनी चाहिए। इससे आप सटीक और कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये लास्ट नहीं, अच्छा एक और क्वेश्चन है, फिर वही सूची वाला प्रश्न है, और इसको भी हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए, रचनात्मक मूल्यांकन। क्या ये रचनात्मक मूल्यांकन पहला है? तो इसको भी हम पहले कहीं पे लिख लें, तभी बनाने में आसानी होगा। ठीक है, ए बी सी डी ये हम लिख लिए सारे ऑप्शन इधर का। अब इधर के जो आएंगे बस उसके सामने लिख देंगे और मेरा मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? रचनात्मक। रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन किस में मिलेगा भाई साहब? रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक रचनात्मक रचनात्मक। दूसरा रचनात्मक मूल्यांकन दूसरा कैसे? यह विद्यार्थियों के अनुदेशात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल अथवा असफल होने के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। रचनात्मक मूल्यांकन, रचना किसी भी चीज का जब आप रचना करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा क्या है? ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। स्थानन, स्थानन प्लेसमेंट मूल्यांकन। प्लेसमेंट एक दूसरे जगह जब आपका प्लेसमेंट होता है, जब आपका क्या होता है? दूसरे जगह प्लेसमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा? पाठ्यक्रम अथवा विषय, पाठ्यक्रम अथवा विषय के लिए अभ्यर्थी की अभिरुचि का पता लगाना इसका उद्देश्य है। उसी के लिए प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। ठीक है, स्थान बिल्कुल। प्लेसमेंट जब किसी भी जगह पे किया जाता है, प्लेसमेंट आपका, तो ये किया जाता है। तो इसका ये होगा आंसर, दूसरा का ये। ठीक है,
और ये भी हो गया आपका प्लेसमेंट वाला, हाँ बिल्कुल ये भी हो गया। अब क्या है संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सी में आप देखिए तो यह कार्यक्रम गति व ध्येय के समापन पर कार्यक्रम के महत्व के बारे में निर्णय करने की पद्धति है। बिल्कुल संकलनात्मक मूल्यांकन क्या है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 4 और 1 बचा हुआ है तो उसको खोजने का जरूरत ही नहीं है, आप लिख दीजिए 3 4 2 और डी का 3 होगा, हाँ 3 होगा, ये हो गया आपका आंसर। अब आप इसको खोजिए, यहाँ पे ABC में कहाँ है आपका ऑप्शन में, टिक लगा दीजिए, हाँ सी है। तो देखिए C 2 1 4 3, ये तरीका हमको कोई जरूरी नहीं है गोजा गोजी ऐसे 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 करने का, कोई जरूरत नहीं पड़ा, हम वहाँ बनाए वहाँ से ढूंढ के यहाँ ला लिए, समय भी कम लगा और मिलाने में भी आसानी हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, इसमें दिया गया 2 कथन है, ये तो कथन वाला ही तो आसान है। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन स्वयं, स्वयं से पहले भी 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं, याद कीजिए। स्वयं का रूप, स्वयं का पूर्ण रूप, इसका पूरा नाम लिखना है। स्टीव वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रेसिंग माइंड है, यह है पहला कथन। स्वयं का पूरा रूप सोर्स वध एक्टिंग यंग एक्सप्रेशनली माइंड कूलेन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसका ये नहीं होगा, ये होगा आंसर। आप यहाँ पे अब मिला लीजिए 100%। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, दोनों कहाँ सही है, एक सही है एक गलत है, तो ये तो नहीं होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है, काहे दोनों गलत क्यों है, एक तो सही है दूसरा गलत है, एक तो सही फुल फॉर्म दिया है, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा कथन 1 सही है, हाँ भाई साहब सही तो है, लेकिन कथन 2 गलत है। बिल्कुल देखिए ये आपका हो गया आंसर, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपका कब पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है, UGC नेट में पूछा गया है। और इसी के साथ आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन था। ये फर्स्ट वीडियो है टीचिंग एप्टीट्यूड का PYQ, डेली हम सॉल्व करने के लिए मिलेंगे आपके YouTube चैनल बुद्धा DK पे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये मेहनत अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमसे इस पूरे वीडियो में कहीं कोई भी त्रुटियां हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं और हमारे साथ जुड़ के आप अपने UGC नेट की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम माय YouTube चैनल।